हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22। डेट है आपकी 14 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम हमारे इतिहास का जो चैप्टर था आपका चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद यानी 1857 का जो विद्रोह था उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। तो 18th सेंचुरी का जो मिडल टाइम पीरियड था, उस टाइम से ही जो राजा थे और जो नवाब थे, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, उन्होंने यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और इस वजह से जो नवाब हुआ करते थे उनकी सत्ता धीरे धीरे जा रही थी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी पूरी सोसाइटी में वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने अवध के ऊपर कब्जा किया था, गलत तरीके से वो हर राज्य पर कब्जा करते थे, तो जब अवध पे उन्होंने ये बोलकर कब्जा किया था कि अवध का जो राजकाज है वो सही से नहीं चल रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, वहाँ के राजा अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के सिपाही थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। तो सिपाही इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को लगता था, यानी कि सिपाही वगैरह सभी को लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो हर किसी को, हिंदू मुस्लिम को ईसाई बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में भी अपने सिलेबस स्टार्ट कर दिए थे, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा ईसाई धर्म को अपनाने के लिए वो कई सारे कानून बनाने लगे थे। ठीक है। तो इस वजह से जो सिपाही थे, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोगों को लगता था कि ये हमारा धर्म जो परिवर्तन है वो करवा के ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका कि इस दौरान यह खबर फैल गई और इतना कुछ चल ही रहा था, उसी टाइम पे ये खबर फैल जाती है कि नई इनफील्ड राइफल, जो राइफल्स होती थी उस टाइम पे, उसके इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। अब पूरे सोसाइटी में ये चीज़ फैल जाती है कि जो नई राइफल आई है, बंदूक आई है, उसके ऊपर ना गाय और सूअर दोनों की चर्बी का मांस लगा हुआ है, क्योंकि वो जो बंदूक होती थी उसको मुंह से छीलना पड़ता था, सैनिकों को उसे मुंह से छीलना पड़ता था। और जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती थी, और जो सूअर था उसको मुसलमान टच नहीं करते थे। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि ये लोग हमारा जो धर्म है उसे नष्ट करना चाहते हैं, जो अंग्रेज हैं वो हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। इस वजह से समाज में जो लोग थे, जो सिपाही थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे थे। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की, और इस विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो मंगल पांडे ने की थी। उन्होंने क्या किया था, 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बेरकपुर, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की तो उन्हें बेरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो जब उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की तो उनको इसकी क्या सज़ा मिली, तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है, उन्हें मार डाला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी कि 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण, क्योंकि जो सिपाही थे वो मना कर रहे थे कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी राइफल्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, तो जब वो लोग मना कर रहे थे तो इस कारण नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे जो सिपाही थे उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और अफसरों का हुक्म ना मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा दी गई, और उनको फिर 10 साल की जेल में डाला गया और उनको 10-10 साल की सज़ा दी गई। अगले ही दिन यानी कि 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद कर लिया। लेकिन जो दूसरे सिपाही थे वो इन सारी चीज़ों को देखकर चुप नहीं बैठे थे, वो बहुत ज़्यादा इस सारी गतिविधियों से नाराज़ थे, वो लोग चुप नहीं बैठे। अगले ही दिन 9 तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और 10 तारीख को सारे जो सिपाही थे
वो सब उठे और गए जहाँ पर उन्हें बंद किया गया था दूसरे सिपाहियों को, और वहाँ जाके उन्होंने सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद वो लोग जाते हैं, सारे सिपाहियों को निकालते हैं और उसके बाद जितनी भी अंग्रेज़ों की जो इमारतें थी, उनकी संपत्ति थी, सब पे आग लगा के चले आते हैं, उनसे बिल्कुल लड़ाई करके आ जाते हैं। बहुत बड़े स्तर पर ये विद्रोह होता है। उसके बाद 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। उसके बाद सारे जो सिपाही होते हैं प्लानिंग करते हैं और रातों ही रात वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अब जैसे ही ये खबर फैली कि सैनिक आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में भी जो तैनात टुकड़ी थी उसने भी बगावत कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों में ये जो बगावत थी वो धीरे धीरे लहर पकड़ रही थी, यानी आगे की तरफ बढ़ रही थी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो इस पूरे बगावत का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर थे। सिपाहियों ने खुद से सामने से आके बहादुर शाह जफर को कहा था कि आप मतलब हमारे नेता के रूप में मतलब काम कीजिए, क्योंकि बहुत विश्वास था लोगों को बहादुर शाह जफर के ऊपर। ठीक है, तो उनको अपना नेता बना लेते हैं। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और जो सिपाही थे उनको ये भी विश्वास था कि अगर हम बहादुर शाह जफर से हेल्प कर मांगेंगे तो वो दूसरे शासकों से भी बोलेंगे हमारी हेल्प करने के लिए। और ऐसा ही होता है। बहादुर शाह जफर फिर लेटर्स लिखते हैं बाकी शासकों को, जो बाकी मुगल शासक थे उन लोगों को, और उसके अलावा भी जो दूसरे लोग थे उन लोगों को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि हमें हेल्प करनी चाहिए। जो सिपाही हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोही हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। क्या होता है कि इस समर्थन से छोटे शासक, जो छोटे छोटे शासक थे या रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। लोगों ने उनका साथ भी दिया। जो छोटे शासक थे, रजवाड़ों के जो मालिक थे, राजा थे, उन लोगों ने साथ दिया बहादुर शाह जफर का, क्योंकि उनको लगता था कि जो उनका शासन चला गया है अंग्रेज़ों के हाथों में, वो उन्हें दोबारा मिल जाएगा। अगर बहादुर शाह जफर दोबारा राजा बनते हैं, दोबारा शासक बनते हैं, तो बाकी लोगों को भी उनका शासन दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि फिर अंग्रेज़ों की जो सत्ता है वो ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी राजाओं को भी उनका शासन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है बगावत फैलने लगी। अब ये बगावत सिर्फ दिल्ली या अवध तक सीमित नहीं रही, बल्कि झांसी, बिहार, ऐसे कई इलाकों तक बिल्कुल फैल चुकी थी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज़ों को बिल्कुल नहीं लगा था कि ये जो विद्रोह है ये इतना फैल जाएगा। उनको लगता था कि कारतूस का चलो प्रॉब्लम है, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये बगावत बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। पहले तो ये सिपाहियों तक ही सीमित था, लेकिन जब इसमें बादशाह ने साथ दिया, फिर बादशाह का और शासकों ने साथ दिया, तो ये स्थिति रातों रात बिल्कुल चेंज हो जाती है। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। उसके बाद विद्रोह पे विद्रोह होने लगे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। हर जगह वो विद्रोह करते थे, फिर अगली जगह पर चले जाते थे, जैसे दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ, जो मेन इलाके थे, हर जगह ये विद्रोह फैलता जा रहा था। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। अब क्योंकि वो ये मतलब जो दूसरे गाँव और शहरों के लोग होते थे वो ये देखते थे कि अच्छा वो लोग बगावत कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर भी हिम्मत आने लगी। अब गाँव के लोगों में भी हिम्मत आने लगी कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उनसे लड़ सके, तो वो लोग भी इस विद्रोह में शामिल होने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। जो भी मतलब उनके यहाँ का नेता होता था, जमींदार होता था, जो विद्रोह करता था, तो लोग उनके पीछे पीछे ही चल देते थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तकपुर, अब बताया गया है कि कहाँ से कौन कौन आया था। तो कानपुर में स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र को हम दत्तक पुत्र कहते हैं, उनके जो बेटे थे, नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। ठीक है, तो कानपुर से कौन था? नाना साहेब। उसके बाद लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीस कद्र थे।
को नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी बेगम जो हजरत महल थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने भी बहुत साथ दिया, जो बेगम हजरत महल थी, अंग्रेज़ों को भगाने में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवनति बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर ली। अब यहाँ पर जो रानी थी अवनति बाई लोधी, उन्होंने भी 4000 सैनिकों की अपनी फौज तैयार कर ली थी और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। तो बिहार से जो पुराने ज़मींदार थे, एक वीर कुंवर सिंह, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत इन्होंने हेल्प की थी। जो 1857 का रिवॉल्ट था, आपने इसके बारे में 7th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, एक हिंदी के चैप्टर में, ठीक है। और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये लड़ाई चली थी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो हर इलाके के, चाहे छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, ज़मींदार हों, या जो भी अंग्रेज़ों के इस कुशासन से, इनकी प्रथाओं से परेशान थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था 1857 के रिवॉल्ट में। इसीलिए इसे हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। बच्चों, आप ये आंसर 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसे बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्रमुख स्थल थे उसको भी आप याद रखना कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से नेता निकल कर आए थे। अक्सर ये मैप वर्क में भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो इसका आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखना आप राजनीतिक कारण, फिर उसको एक्सप्लेन करना कि अंग्रेजों की कुनीतियों के कारण, यानी उनकी जो खराब नीतियाँ थी उसके कारण नवाब तथा स्थानीय शासक बहुत नाराज़ थे, ठीक है। सहायक संधि तथा अन्य कई संधियों के कारण यह गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि सहायक संधि थोप देते थे। सहायक संधि मैंने ऑलरेडी वर्कशीट में बताया था कि सहायक संधि क्या होता था। जब सहायक संधि किसी राजा पर थोपी जाती थी तो उसके बाद वो राजा अपने सैनिक नहीं रख सकता था, उसे सैनिकों के लिए अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। अंग्रेजों के पास जो टुकड़ियाँ होती थी, जो सैनिक होते थे, वो उनकी हेल्प करते थे, राजाओं की हेल्प करते थे, ठीक है। तो ऐसी संधि, इसके अलावा और भी कई संधि थोप के वो उनके राज्य को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। सेकेंड आप लिखेंगे सामाजिक कारण। अंग्रेजी शासन के दौरान कई नए कानून बने जिसके कारण सामाजिक रीति रिवाजों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह आदि को बदलने की कोशिश की गई, जिससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उस टाइम पे जब हमारा जो समाज था वो प्रथाओं को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। उस टाइम पे हमारी सती प्रथा या फिर विधवा विवाह, और इसमें लोग छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके जो धार्मिक मामले होते थे, लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि वो और चीज़ें भले थोड़ी बहुत सह ले, लेकिन धार्मिक मामलों में लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर पसंद नहीं करते थे। तो ये भी एक कारण रहा इस विद्रोह का। इसके अलावा आप धार्मिक कारण लिखेंगे कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण भी आम लोगों को लगता था कि अंग्रेज उनका धर्म परिवर्तन कर देंगे, जिसके कारण लोगों की नाराज़गी बढ़ती गई। क्योंकि अब लोगों को ये लगने लगा था कि हाँ, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे। उन्होंने क्योंकि कई सारे कानून बना लिए थे कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो आपको मतलब अपनी ज़मीन जायदाद भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें थी ना। तो अब क्या था कि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया था कि लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। उनको बिल्कुल ये लग रहा था, हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे समाज में लोग थे, उनको लग रहा था कि अब हमारा ये धर्म परिवर्तन करके ही मानेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे आर्थिक कारण का, कि अंग्रेजों की शोषणवादी नीति के कारण किसान, व्यापारी, कारीगर इत्यादि की हालत खराब हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा इनकी बुरी नीति थी, इतनी ज़्यादा खराब नीति थी कि जिसकी वजह से किसान, व्यापारी, कारीगर जितने भी लोग थे, सभी लोग परेशान हो चुके थे। सैनिक कारतूस वाला भी मामला कारण में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सैनिकों को वेतन बहुत कम दिया जाता था। एक तो इनको सैलरी बहुत कम मिलती थी जो भारतीय सैनिक होते थे, इसके अलावा इन्हें अच्छी पदवी भी नहीं दी जाती थी।
यानी किसी भी काम में इनको अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी, अगर ये लायक भी हैं तो भी नहीं दिया जाएगा, ना इनको अच्छी सैलरी मिलती थी। दूसरा, चर्बी वाले कारतूस के कारण के प्रयोग के अफवाह के कारण भी सैनिक भड़क चुके थे। वही कि कारतूस होता है बंदूकों में ऊपर की तरफ, कारतूस होता, कारतूसों में मतलब वो होता है, चर्बी होती है गाय और सूअर की, तो इस वजह से भी जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा भड़कने लगे थे। ठीक है। उसके बाद क्रांति से संबंधित आपके स्थान और नेता पूछा गया है, तो आप लिख दीजिएगा कानपुर से नाना साहेब, दिल्ली से आप बहादुर शाह जफर लिख सकते हैं, लखनऊ से आप बेगम हजरत महल, बिहार से आप कुंवर सिंह, झांसी से आप रानी लक्ष्मीबाई लिख दीजिएगा, फैजाबाद से आप मौलवी अहमदुल्ला लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? आंसर होगा मुगल सम्राट जन भावनाओं के कारण, यानी लोगों की जो भावनाएं थी उसके कारण विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, वह भी अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे, वो लोग भी परेशान थे उनके शासन से, वो जब देखो तब नए कानून बना लिया करते थे, इसके अलावा उनके जो राज्य होते थे उसको हड़प लेते थे। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को बहुत बल मिला, क्योंकि अब नवाब तथा छोटे शासक भी विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। तो अब नवाब और जो छोटे छोटे शासक होते थे उन्होंने भी बहादुर शाह जफर का साथ दिया, सैनिकों का साथ दिया। उन्हें लगता था कि अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर फिर से सम्राट बनते हैं तो उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उन्हें लगता था कि अगर ये मतलब शासक बनते हैं, सम्राट बनते हैं, तो हमें भी हमारा राज्य वापस मिल जाएगा जो कि अंग्रेजों ने छीन लिया है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप अपनी मर्जी से भी अपने विचार लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता तो मैं भी विद्रोह में भाग लेता या भाग लेती और स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के नेताओं का साथ देता या देती। ठीक है। आप अगर गर्ल हो तो आप देती लिखोगे, और अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करती। तो जैसे बाकी सब लोग इसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, वैसे मैं भी अच्छे से पार्टिसिपेट करती, और जैसे मंगल पांडे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी उस तरह हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। ठीक है।